साथ ये बताइए कि ये आर्टिकल 8 के इर्द गिर्द मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस घूमता है। वो आपको पता है कि पहले केस आया, उसके बाद एक बेंच बना, वो तो उन्होंने सारा खत्म कर दिया था। अब एक का जो सवाल है, तासुर ये है, जाहिर है मिलिट्री कोर्ट्स माजी के अंदर भी बने हैं, जब कोई इस तरह के संगीन जराइम होते हैं, टेररिस्ट हैं, तो फिर क्या किया जाए। उनके हवाले से आपको याद होगा पहले भी मिलिट्री कोर्ट्स जब बने थे, वो एक सनसेट क्लास 2 साल की लगा के वो काम चलाया गया था। आर्टिकल 8 की तशरीह कर दीजिएगा और ये जो सवालात उठाए गए हैं इसके ऊपर भी अपना कमेंट दे दीजिएगा। जी कावर साहब, जो आपने पहले की बात की कि माजी में मिलिट्री कोर्ट्स बने हैं, वैसे तो 2-3 दफा पाकिस्तान में बने हैं, लेकिन अगर हम सबसे रीसेंट एग्जांपल ले लें 21वीं तरमीम के थ्रू जब बने थे, तो क्योंकि आइन के अंदर कुछ कदगन है इस बात की कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स मिलिट्री ट्रायल के अंदर नहीं जा सकते, जो सिविलियन लोग हैं उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं जा सकते, इसलिए आइन के अंदर उस वक्त तरमीम की गई थी जो 21वीं तरमीम थी। और एक स्पेशल सर्कमस्टांसिस के अंदर APS पेशावर के दिलखरोश वाक़े के बाद वो मिलिट्री कोर्ट्स बनाए गए थे, जिसमें सनसेट क्लॉज था, वो चंद साल बाद उनको एक्सटेंड किया गया और फिर वो लैप्स कर गए। यहां पे जो मुकदमा इफेक्टिवली चल रहा है वो ये है कि आर्मी एक्ट का एक सेक्शन है, सेक्शन 2(1)(d), वो ये कहता है कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कुछ चीज़ों के वक्त पे कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप सिविलियंस का ट्रायल भी मिलिट्री साइड पे करेंगे। मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल बताता चलूं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सिविलियन मिलिट्री के साथ काम करता है, लेट्स से कि आप कोई इंजीनियर एम्प्लॉय कर लेते हैं किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, तो अगर वो भी कोई वहाँ पे वायलेशन करेगा, तो क्योंकि उसकी नेचर उसकी एम्प्लॉयमेंट की इतनी सेंसिटिव है, वो आर्मी के साथ काम करता है, तो वो 2(1)(d) में उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। लेकिन अदालत उस्मा के सामने सवाल ये है कि अगर कोई शख्स ना मिलिट्री का एम्प्लॉय हो, यानी कि हाजिर सर्विस अफसर हो, ना कोई माजी का रिटायर्ड अफसर हो जिन दोनों के ऊपर आर्मी एक्ट लगता है, ना वो पाकिस्तान आर्मी के साथ काम करता हो जिसकी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो क्या इसके बावजूद भी वो कोई ऐसा ऑफेंस कर सकता है जिसकी वजह से उसका मिलिट्री ट्रायल करना पड़े? अदालत ने इसको, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बेंच ने इस सवाल को जवाब इस तरह कुछ दिया कि नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस नहीं हो सकती, और उन्होंने सेक्शन 2(1)(d) मिलिट्री एक्ट का, जिसके थ्रू सिविलियंस का ट्रायल होता है, उसको कलअदम करार दे दिया। अपील में उनकी जजमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और अब उसकी अपील सुनी जा रही है। मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि मेरी नाकिस राय में असल में तो हसन अयूब साहब उसकी इस्लाह कर देंगे। यहाँ पे मौजूद थे, वो अभी सवाल भी करना चाह रहे हैं आपसे। हाँ, तो वो नहीं, मैं सुन रहा हूँ उनको, मैं सुन रहा हूँ। आप मेरी क्यों लड़ाई कराना चाह रहे हैं साद रसूल से? लेकिन ये है कि चले, जहाँ पर मुझे लगेगा कि वो गलत है तो मैं बिल्कुल बात भी करूंगा, जहाँ वो मुझे गलती है वो पॉइंट आउट करें प्लीज। जी जी चलें। तो सर, मेरी नाकिस राय में सुप्रीम कोर्ट के का जो फैसला था कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसमें मिलिट्री कोर्ट किसी सिविलियन का ट्रायल कर सकती है, ये शायद सस्टेनेबल पोजीशन ना हो। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर कोई सिविलियन जिसका वैसे आर्मी से कोई लेना देना ना हो, अगर वो किसी सेंसिटिव लेट्स से न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला कर देता है जानिबदारी के साथ, या कुलभूषण यादव के साथ मिलके कोई काम करने की कोशिश करता है, तो उस ट्रायल को अगर ओपन ट्रायल में, सिविलियन ट्रायल में चलाया जाए, तो शायद ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस हों जो ना दी जा सकती हों। ऐसी सिचुएशंस में भी शायद सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री साइड पे किया जा सकता है। अब सवाल ये है, अदालत के सामने अब 2 सवाल हैं। एक ये कि क्या जो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब द्वारा की जजमेंट थी कि कभी भी नहीं किया जा सकता सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री में, क्या वो दुरुस्त है? और दूसरा सवाल यह है कि अगर वो दुरुस्त नहीं भी है, जिस तरह मैंने अभी गुजारिश की कि मेरे ख्याल में ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसमें सिविलियन ट्रायल मिलिट्री साइड पे हो जाए, तो दूसरा सवाल, बुनियादी सवाल यह है कि क्या ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें लोगों का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, क्या इनमें ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे सीक्रेट्स इन्वॉल्व्ड हैं, ऐसी सीक्रेसी इसके अंदर जरूरी है कि इन लोगों को एंटी टेररिज्म अदालत में नहीं भेजा जा सकता और लाजमी मिलिट्री के अंदर ट्राई किया जाए? अदालत उस्मा को इन दोनों सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। एक ये कि क्या तौर पे ये बात ठीक कह रहे हैं, ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें ना, अब जो 2(1)(d) को यानी एजाजुल एहसन साहब ने किया, तो वह FB अली केस भी तो एक एग्जांपल मौजूद है। वो भी 5 मेंबर था, ये भी 5 मेंबर था। 5 मेंबर ने जब उसको इंडोर्स किया हुआ था, तो फिर दूसरा 5 मेंबर उसको किस तरह स्ट्राइक डाउन कर सकता है? लेकिन ये कुछ सवालात हैं जिसका जवाब चाहिए। साथ बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जाहिर है बेंच नाजरीन सुन रहा है, डेली की बुनियाद पर ये केस चलेगा, इसके ऊपर हम बातचीत करते रहेंगे। नाजरीन, अगली स्टोरी, मौलाना फजल रहमान साहब काफी नाराज हैं इस हवाले से।
اور وہ لاسٹ جو ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ایکٹ بن چکا ہے یہ سائن کرو تو ساڑا کام مکاؤ. سنیے. 10 دن تک اس پہ دستخط نہیں ہوتے تو کیا وہ خود بخود ایکٹ نہیں بن جاتا؟ 20 اور 21 اکتوبر کو پاس ہونے والا بل، اس پر جو اعتراضات بھیجے گئے ہیں وہ تو 1.5 مہینے کے بعد بھیجے گئے ہیں. لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ ایکٹ بن چکا ہے. صدر نے ایک اعتراض بھیج دیا ہے، اس کے بعد اگر اس نے آئینی مدت کے اندر اس پر دستخط نہیں کیے تو حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں اس کا گزٹ کرنے کی. صدر عارف علوی انہوں نے جو دستخط نہیں کیے تو کیا اس وقت حکومت نے اس پر باقاعدہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اس ایکٹ کا گزٹ نہیں کیا انہوں نے؟ یہ کیا چیزیں ہیں جو ریاستی ادارے، حکمران، ذمہ دار لوگ ملک کو بحرانوں کی طرف دھکیلتے ہیں. ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے 2+2=4 کی طرح، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن فوراً ہونا چاہیے. چل صاحب وقت بڑا کم ہے، 15-20 سیکنڈ آپ کے لیے ہیں کہ کیا مولانا صاحب اپنی بات پہ قائم رہیں گے یا ایونچولی پھر وہ گورنمنٹ کی بات سن کے کچھ سجیشن آئیں گی، کوئی تجاویز بھجوائی گئی ہیں، سنا ہے کہ راضی ہو جائیں گے؟ چل صاحب. مدارس کے اوپر وہ قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یعنی مجھے نہیں پتا وہ کیا مانگ رہے ہیں یا کیا نہیں ہے، لیکن ان کی بیک بون جو ہے نا سیاسی طور پر، اور ویسے بھی مدارس میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ پاکستان کے عام لوگوں کے بچے ہیں، تو مولانا میرا خیال ہے وہ اپنے مطالبے منوا کے رہیں گے اور ان کے ماننے پڑیں گے. حسن آپ کا کیا خیال ہے؟ آج تو مولانا نے چھکا مارا ہے. مولانا نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت فارم 47 والی حکومت وہ ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں، وہ انہوں نے جناب زبردست طریقے سے کہا. علی بن گنڈا پور سے انہوں نے کہا وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس پر بات بھی نہیں کروں گا. تو مولانا نے بتا دیا جی کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر. تو مولانا نے اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اس کا مینڈیٹ جعلی ہے، ختم کیا جانا چاہیے. وہاں پہ گورنر رول مولانا صاحب نے کہا جی. میں تو مولانا صاحب کی بات پر بالکل اتفاق کرتا ہوں. چلیں جی حسن مولانا صاحب کی بات پر پوری طرح اتفاق کر رہے ہیں. ناظرین چوہی صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کل ان کی بات ہم سنیں گے کیونکہ وقت ختم ہو گیا. آج کل آپ سے دوبارہ مت ہوگی. اللہ